जय हिंद दोस्तों, आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, इससे संबंधित दो वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है। कल हम लोग ने देखे थे कि किस तरह से एग्जाम में हम लोग को क्या करनी है, एग्जाम के सिलेबस के बारे में देख लिए थे। और हम लोग ये देखे थे कि कौन कौन से अथी को किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनानी है, कौन कौन क्वेश्चन को छोड़नी है और कौन कौन क्वेश्चन को बनानी है। ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को बता दिए थे कि ओएमआर शीट को कैसे रंगना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाना है, किसमें कितने क्वेश्चन को बनानी है, ये सारे सिलेबस के तहत आपको बता दिया गया था। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र, जिसमें हम इससे संबंधित दो अन्य वीडियो बना दी थे। तो जिसमें हम लोग दो अन्य वीडियो में हम लोग किसके किसके बारे में देख लेते थे। तो मुख के बारे में देख लेते थे। ठीक है, मुख में कब्ज क्या आता है, क्या क्या आता है। तो मुख में सबसे पहले आता है जीभ, दांत, ये सब के बारे में देख लेते। लार ग्रंथियां पाई जाती है उसके बारे में देख लेते। इसके साथ साथ ये ग्रास नली आती है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। आज हम लोग देखते हैं अमाशय। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अमाशय। ये अमाशय होती है, 3 भाग में बटा हुआ है। देखिए, ये पहले भाग को बोलते हैं कार्डियक, दूसरे भाग को बोला जाता है फंडिक और तीसरे भाग को बोला जाता है पाइलेरिक। तीसरे भाग को क्या कहते हैं, पाइलेरिक। ये अमाशय है। और ये जो दिख रहा होगा ये आप लोग को अग्न्याशय है। और यहाँ जो दिख रहा है थोड़ा सा ये आकृति में आप लोग को पिछले वीडियो में इस सारी चीजों को बता दिया गया था कौन क्या है। इसको बोलते हैं पित्ताशय, ये यकृत है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में ये सारी चीजों को देखेंगे। आप लोग को एक अन्य भी बात बताते हैं कि ये जो वीडियो है ये पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो इसके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर जो हम वीडियो बना रहे हैं, जिस तरह से मेरा अथी है, ठीक है, समझाने का तरीका है, अगर आप लोग को समझ में आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा और जय श्री राम लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग बिना समय को गवाए हुए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो होती है अमाशय, ये अमाशय एक थैली नुमा संरचना होती है। थैली नुमा मत बोले तो थैला जैसा। ठीक है, एक थैले जैसी होती है। इसमें जो हम लोग भोजन जो खाते हैं, ये भोजन तो मुख से होते हुए ग्रास नली से होते हुए कहाँ आती है, अमाशय में। और अमाशय में भोजन आकर, ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, अमाशय। अमाशय में भोजन आकर लगभग कितनी देर तक रहती है, 4 से 5 घंटे तक रहती है। 4 से 5 घंटे तक रहती है। और यह अमाशय की जो आकार होती है कैसी होती है, थैलीनुमा होती है। थैलीनुमा, इसके कितने भाग हो जाते हैं, 3 गो। तो सबसे पहला भाग को बोलते हैं कार्डियक, दूसरे भाग को बोलते हैं फंडिक और तीसरे भाग को बोलते हैं पाइलेरिक। आप थोड़ा सा अगर देखे होंगे, अगर वीडियो क्वालिटी अगर ठीक ठाक होगा तो आप देखिएगा कि जो फंडिक भाग है, फंडिक में कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। ये जो कांटे जैसी संरचना पाई जाती है इसको बोलते हैं रुज्जी। इसको क्या कहते हैं, रुज्जी कहते हैं। और यही रुज्जी जो होती है भोजन को रोकने में मदद करती है। यानी कि हम आप लोग को बताएं कि जो अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रुकती है तो किसके कारण रुक जाती है, तो रुज्जी के कारण रुकती है। ठीक है, रुज्जी के कारण ही रुकी रहती है। आगे हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो कार्डियक होती है, कार्डियक, तो कार्डियक से HCl अम्ल स्रावित होता है। ठीक है, कार्डियक से कुछ स्रावित होता है, HCl अम्ल स्रावित होता है। HCl अम्ल, तो HCl अम्ल जो होती है यह क्या क्या करते हैं, तो चलिए बताते हैं। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। इसका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य है, तो यह सबसे पहला पार्ट में आ जाता है कि यह भोजन को सरल बना देती है, यानी कि तोड़ देता है, भोजन कणुओं को तोड़ देती है। यह अम्लीय बना देती है। कैसा बनाता है, अम्लीय। यह भोजन को अम्लीय बना देती है। दूसरा नंबर पर है कि भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया, ठीक है, जो भोजन के साथ बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, बहुत हानिकारक जो बैक्टीरिया होती है, वो सब बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, कौन मार देता है, तो HCl अम्ल मार देता है बैक्टीरिया को। किसको मार देता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो ये सब आप लोग देख चुके होंगे कि HCl अम्ल कहाँ से स्रावित होता है, तो HCl अम्ल कार्डियक से स्रावित होती है। ये HCl का 2 का मुख्य कार्य है कि भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। इसके बाद आप लोग देखिएगा फंडिक, दूसरा भाग जो होती है वो क्या होता है, फंडिक। फंडिक में छोटे छोटे कांटे जैसी रचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, रुज्जी। यह जो रुज्जी होती है, अगर कोई व्यक्ति जो होता है अधिक यानी लंबे समय तक भूखे रहती है,
तो भूखे रहने के कारण इसका ये जो रूजी है, यह रूजी अपना आकार बढ़ा लेती है, इस तरह का बढ़ा लेता है, और यही आकार बढ़ा लेने के कारण उसके पेटों में चुभन जैसी होने लगती है। ठीक है, तो हम लोग देखते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति अधिक दिन तक भूखा रहता है, लंबे समय तक भूखा रहता है, तो उसकी पेट गड़ने लगता है। हम देहाती भाषा में बोलते हैं कि पेट गड़ रहा है, तो रीजन यही होती है कि अगर अधिक दिन तक भूखे रह जाए तो यह इसकी प्रक्रिया रूजी ज्यादा बढ़ जाने के कारण पेट में चुभन जैसी होने लगती है। इसके बाद आप लोग देखते हैं पाइलेरिक। इसके बाद क्या देखें, पाइलेरिक। तो जो पाइलेरिक होती है, यह भोजन को, यानी कि इसमें जो भोजन बना हुआ था, यह भोजन पाइलेरिक में आकर काइम के रूप में बदल जाती है। किस रूप में बदल जाती है, काइम। और काइम बोले तो क्या होता है, काइम एक बहुत ही गाढ़े लोई जैसा होता है। गाढ़े लोई, जैसे हम लोग सत्तू खाते होंगे तो उसका शरबत जैसा बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा गाढ़ा बना देते हैं सत्तू का शरबत, तो उसी को कुछ बोला जाता है, काइम कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, काइम। ये किस भाग में होती है, तो क्या थी, पाइलेरिक भाग में होती है, अमाशय के पाइलेरिक भाग में होती है। तो आप इस भी देखिएगा कि अमाशय के पाइलेरिक भाग में ही जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, जठर ग्रंथि। किसमें पाई जाती है, पाइलेरिक भाग में। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जठर ग्रंथि। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। कौन सा प्रस्रावित होता है, जठर रस। ठीक है, जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। इस जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे, 2 प्रकार के। आप जठर रस को, जठर ग्रंथि को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जठर ग्रंथि से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जठर ग्रंथि से आपको क्वेश्चन पूछता ही है। तो ये जो जठर रस है, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है केसिन, एक को होता है केसिन। ठीक है, एक होता है केसिन और दूसरा होता है पेप्सिन। दूसरा कुछ होता है पेप्सिन, दूसरा पेप्सिन होता है। ठीक है, पेप्सिन। तो ये आप लोग को याद रखिएगा। जो केसिन होती है, यह एंजाइम दूध में पाया जाए, दूध में जो प्रोटीन होता है, किसमें, दूध में। याद रखते चलना। ठीक है, दूध में जो प्रोटीन होती है, यह प्रोटीन को पाचन में मदद करता है। जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ते जाती है, वैसे वैसे ये केसिन जो होती है, केसिन जो ग्रंथि रस स्रावित होता है, ये केसिन रस गते गते खत्म होते जाती है। यानी कि जो छोटा बालक है, तो छोटा बालक में केसिन जो होता है बहुत अधिक स्रावित होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्रावित होता है। तो छोटे बालक जो देखे होंगे केवल वो दूध पीकर ही रह सकता है, तो छोटे बालक में दूध को पचाने वाला एंजाइम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से दूध को पचा सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, जैसे बूढ़े व्यक्ति को होते हैं, तो बूढ़े व्यक्ति में दूध का पाचन बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें केसिन नामक जो हार्मोन होती है, एंजाइम होती है, वो स्रावित अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो आप लोग इतना भी याद रख लीजिएगा। और पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन, ठीक है, यह भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसको बदल देता है, तो प्रोटीन जो होगा, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, पेप्टोन। ठीक है, पेप्टोन में बदल देता है। यानी कि पेप्सिन जो होती है, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देती है, पेप्टोन में बदल देती है। और केसिन जो होता है, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को तोड़ देती है, और तोड़कर ये किस में बदल देता है, दही में। ठीक है, ये किस में बदल देती है, दही में। इसीलिए कहा जाता है कि सोते समय यानी कि रात में अधिकांश व्यक्तियों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वो खास करके गर्म दूध का नहीं पीना चाहिए। तो अगर जैसे सोचिए आप लोग भी कि हम लोग जो दूध को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, उसको जमाना होता है, दही बनाना होता है, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा जोरन डाल देते हैं। जोरन मतलब वो जो मट्ठा होता है, हम लोग माठा बोलते हैं देहाती भाषा में, या फिर उसको छाछ कहा जाता है। छाछ को डाल देते हैं हल्का सा। तो जो मट्ठा होता है यानी छाछ, वो कैसी होती है, वो खट्टा होता है। तो खट्टा मतलब वो अम्ल होती है, और हमारे पेट में भी अम्ल की मात्रा स्रावित हो रही है। देखिए लिखे है HCl अम्ल। तो ये जो HCl अम्ल होती है, इसमें जो दूध आया, ठीक है, जो लोग जिस रात में पी लिए दूध और गर्म दूध पी लिए, तो दूध मेरा कहाँ चला गया, अमाशय में, और अमाशय में आकर रुक जाएगा। और अमाशय में जो केसिन होता है, यह अम्ल ही होता है, और इस दूध को किस में बदल देगा, दही में बदल देगा, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न पेटों में होने लगती है। ठीक है, तो हम लोग को रियली कंडीशन तो यही है कि शाम में हम लोग को, जब शाम होती है तो शाम को गर्म दूध हम लोग को नहीं पीना चाहिए। ठीक है, जैसे दिन में पीकर आराम से इधर घूमते रहिए तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन शाम को अधिकांश समय दूध नहीं पीकर सोना चाहिए। तो ये हम लोग देख लिए जठर ग्रंथि में। जो जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है, वो 2 प्रकार के होते हैं। जठर रस 2 चीज से मिलकर बना होता है, एक पेप्सिन से और एक केसिन से। केसिन जो होता है दूध के प्रोटीन को पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन के पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, इतना तक हम लोग देख लिए। आप ये भी याद रख लीजिएगा कि जो जठर रस होती है,
ठीक है। जठर रस वह प्रत्येक दिन, जठर रस प्रत्येक दिन लगभग लगभग कितना स्रावित होता है? 1.5 लीटर। लगभग कितना स्रावित होता है? 1.5 लीटर नहीं, सॉरी 1.5 लीटर बोल, 3 लीटर। लगभग कितना स्रावित होता है? प्रतिदिन 3 लीटर स्रावित होता है। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रख लेना है कि जठर रस जो होती है प्रतिदिन कितने स्रावित होता है? 3 लीटर स्रावित होता है। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बाद इस भोजन यहाँ से कायम के रूप में बना, और कायम के रूप में बन कर कहाँ आ गया? छोटी आंत में। ये जो घुमावदार संरचना देख रहे होंगे आप लोग, इसी का कहते हैं छोटी आंत कहते हैं। तो छोटी आंत में भोजन आ जाती है। ठीक है, तो छोटी आंत में जब भोजन आएगी तो छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। आपसे देखिए 2 तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे कि भोजन का पचना प्रारंभ कहाँ से होता है। ठीक है, प्रारंभ अगर पूछे कि कहाँ से होता है, तो आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके थे कि किस तरह से भोजन पचता है। प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? मुख से। मुख से भोजन पचना प्रारंभ हो जाता है। और पूर्णतः रूप से कहाँ पच जाता है? जब आपसे यही कहेंगे कि पूर्णतः भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ होती है, तो छोटी आंत में होती है। किसमें होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत को ही क्षुद्रांत भी कहा जाता है। ठीक है, छोटी आंत को क्या कहते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रहनी चाहिए। और ये जो वीडियो बना रहे, ठीक है, तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसी को केवल बताया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और बहुत व्यक्तियों के पास कम समय होता है। तो हम आप लोग से यही कहेंगे कि अब कोई एग्जाम का कुछ दिन समय बच गया है, मन लगाकर खूब बढ़िया से ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। इस कौन से बुक को पढ़ना है, क्या चीज को पढ़ना है, इससे जस्ट नेक्स्ट मतलब पिछले दिन हम लोग इसके वीडियो बना चुके थे कि कौन से बुक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज को पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजों को पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। कल या शायद परसों का अपलोड किया हुआ। ठीक है, तो उसमें अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह के हम लोग जो थे देखे कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होती है? तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के भी कितने भाग हो जाते हैं? 3। पहला नंबर पर हो जाता है पक्वाशय। ठीक है, पहला नंबर पर कौन सा भाग होता है? पक्वाशय। और दूसरा जो भाग होता है पक्वाशय, दूसरा भाग होता है जेजुनम, और तीसरा भाग होता है इलियम। देखिए छोटी आंत के गो भाग होता है? 3 गो। पहला नंबर पर पक्वाशय। ठीक है, पक्वाशय पहला भाग होता है पक्वाशय, दूसरा भाग होता है जेजुनम, ठीक है, जेजुनम, और तीसरा भाग होता है इलियम। तो आप लोग भाग को खास करके याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देता है इलियम। ठीक है, इलियम। ये 3 भाग होते हैं कि तीनों के तीनों किसका भाग होते हैं? छोटी आंत का। अमाशय के भी 3 भाग आपको बता दिए थे। तो अमाशय के कौन कौन थे? कार्डियक, फंडिक और पाइलेरिक। उसी तरह से जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, पक्वाशय, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब पक्वाशय क्या होता है? तो पक्वाशय में ही आप देखिएगा कि पित्त जो होती है, पित्त याद रखिएगा कि पित्त जो होता है वह कैसा होता है? क्षारीय। पित्त पित्त कैसा होता है? क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक है, क्षारीय। पित्त क्या होता है? क्षार होता है। अब देखिए कि ऊपर जो भोजन था वह कैसा था? अम्लीय, यानी कि अमाशय से जो भोजन चला वो अम्लीय था। लेकिन जैसे ही पित्त इसमें मिलता है, पित्तरस, ठीक है, पित्तरस मिलता है तो उसको कैसे बदलता है? क्षार में। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जब कभी अम्ल और क्षार मिलता है तो इस प्रकार से जो बनता है उसको कुछ कहते हैं? उदासीन। उसको क्या कहते हैं? उदासीन। ठीक है, उदासीन कहते हैं। तो ये केमिस्ट्री में भी है कि वह उदासीनीकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करती है, उदासीनीकरण कहलाता है। यानी कि उदासीनीकरण करने का मतलब हो गया कि न तो भोजन अम्लीय होगा और न ही भोजन क्षारीय होगा। ठीक है, न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। तो भोजन जो होता है अमाशय से अम्लीय चलता है, और जैसे इसमें पित्तरस मिलता है, ठीक है, पित्तरस मिलता है तो भोजन कैसा होता है? क्षारीय। यानी कि अम्ल जब क्षार मिल जाते हैं तो भोजन उदासीन हो जाता है। अगर उदासीन न होगा तो पेट में जैसे अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो पेट दर्द करने लगेगा। ठीक है, पेट में ऐंठन होने लगेगा। तो ये सारी प्रक्रिया पेट में होने लगती है। तो जो भोजन होता है इसकी अम्लता को दूर करने के लिए इस पित्तरस स्रावित होता है। और पित्तरस कैसी होती है? क्षारीय होती है। पित्तरस कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो भोजन को अम्लीय से क्षारीय में बदल देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पित्तरस जो होती है यह जैसी भोजन के साथ मिलता है, ठीक है, तो यह प्रोटीन को तोड़ देता है। किसको तोड़ देगा? प्रोटीन को तोड़ देता है। तो प्रोटीन के कणों को सरल, ठीक है, प्रोटीन के अणुओं को तोड़ने की प्रक्रिया,
याद रखिएगा। प्रोटीन के अणुओं को तोड़ने की प्रक्रिया, तोड़ने या सरल करने की प्रक्रिया, ठीक है, सरल लिख देते हैं। सरल करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रक्रिया। सरल करने की प्रक्रिया को ही पायसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पायसीकरण। याद रखिएगा, पायसीकरण शायद पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पायसीकरण प्रक्रिया क्या है, तो पायसीकरण कहते हैं, ठीक है, पायसीकरण। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि पायसीकरण प्रक्रिया कैसे को कहते हैं, तो भोजन में पाए जाने वसा के अणुओं को तोड़ता है, ठीक है, प्रोटीन लिख देते हैं, किसको? वसा के अणुओं को जब तोड़ेगी तो यह क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। और पायसीकरण की प्रक्रिया किसमें होती है? पक्वाशय में होती है, ठीक है, पक्वाशय में पायसीकरण की प्रक्रिया होती है। इसके साथ साथ हम लोग आप देखते हैं कि पित्त जो होती है वो कहाँ से स्रावित होती है, तो पित्त रस जो होता है यकृत से स्रावित होता है। याद रखिएगा कि पित्त जो कहाँ स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे इसमें नलिकाएं होती है, यकृत से स्रावित होता है और कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा हो जाता है। तो आप लोग इतना तक बात को याद रखिएगा कि पित्त रस यकृत से स्रावित होती है और पित्ताशय में जमा हो जाती है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं, इसके साथ साथ देखिएगा कि बहुत सारे प्रक्रियाओं के तहत, बहुत सारे कंडीशनों के तहत ये सब चीज को देखने को मिलता है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए और आसानी से अच्छे से अध्ययन कीजिए, ठीक है, मस्ती से समझिए। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बताया कीजिए कि किस तरह का प्रॉब्लम है, अगर वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो या फिर साउंड में प्रॉब्लम हो या समझ में ना आए, क्या चीज को समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। यहाँ तक हम लोग बता दिए कि जब वसा के कणों को, ठीक है, वसा के कणों को सरलीकरण किया जाता है तो पायसीकरण कहलाता है। पायसीकरण आप लोग याद रख लीजिएगा। और पायसीकरण जो प्रक्रिया होती है वह किसमें होती है? पक्वाशय में होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भोजन जब, ठीक है, भोजन जब पायसीकरण होने के बाद किसमें जाती है? अग्न्याशय रस के साथ मिलती है। किसके साथ मिलती है? अग्न्याशय रस। ये जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? अग्न्याशय। इसके रस के साथ मिलती है। तो अग्न्याशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं आपको ही बताते हैं। अग्न्याशय रस, ठीक है, अग्न्याशय रस। तो अग्न्याशय रस जो होती है, अग्न्याशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो कौन कौन होते हैं? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर जो होगा वो होता है एमाइलेज। सबसे पहला नंबर पर, सॉरी एमाइलेज बोल रहे थे। सबसे पहला नंबर पर कौन सा पाया जाता है? चलिए बताइए। तो सबसे पहला नंबर पर होता है एमाइलेज ही होता है, ठीक है। सबसे पहला नंबर पर एमाइलेज, दूसरे नंबर पर होता है ट्रिप्सिन और तीसरे नंबर पर होता है लाइपेज। तो पहले नंबर पर एमाइलेज, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। पहला नंबर पर एमाइलेज, दूसरा नंबर पर ट्रिप्सिन, दूसरा नंबर पर क्या बताया? ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन आधा पर होता है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन के बाद तीसरे नंबर पर जो होता है वह, तीसरे नंबर पर कौन सा पाया जाता है? लाइपेज, ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सा पाया जाता है? लाइपेज होता है। लाइपेज को ही कहीं कहीं लाइपेज भी लिखता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो एमाइलेज जो एंजाइम होती है, एमाइलेज एंजाइम वो क्या करती है? तो एमाइलेज जो एंजाइम होती है यह भोजन में पाए जाने वाले शर्करा को, भोजन में पाए जाने वाले शर्करा, एमाइलेज जो होगा ये किसको? शर्करा को, ठीक है, शर्करा को किस में बदल देता है? शर्करा को किस में बदल देगा? तो शर्करा को माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। शर्करा को किस में बदल देती है? माल्टोज में। ये शर्करा को माल्टोज में बदल देती है, याद रखिएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं माल्टोज, ठीक है। शर्करा को किस में बदल देती है? माल्टोज में। कौन बदलता है? एमाइलेज। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन ही शर्करा होती है। तो एमाइलेज जो एंजाइम होती है यह प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो शर्करा को माल्टोज में कौन बदल दिया? एमाइलेज बदल दिया। और फिर आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है पेप्टोन, नाम सुने होंगे, पेप्टोन, पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम के कारण बताए थे कि पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में बदल देता है। तो ये जो होता है पेप्टोन को, ठीक है, यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो होती है यह पेप्टोन को किस में बदलता है? पेप्टाइड में बदल देता है। किस में बदलता है? पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड में बदल देता है। तो आप सबको याद रखना है कि कौन से एंजाइम भोजन को किस अणु में तोड़कर किस में बदल रही है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो होता है यह पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है
और लाइपेज जो होती है, लाइपेज जो होती है यह भी बदल देता है। तो यह किसको बदलता है? तो लाइपेज जो होगा यह वसा को, ठीक है, किसको? वसा को। लाइपेज जो होता है यह वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देगा? वसा अम्ल में, वसा अम्ल, वसा अम्ल या फिर गिल्स रोल में बदल देता है, ठीक है, गिल्स रोल में बदल देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड पर, जो मेरा लिखावट है उस पर ध्यान न देकर मेरे जो, ठीक है, शब्द निकल रहे, उच्चारण हो रहे हैं उस पर ज्यादातर ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी ये जो लिखावट है, लिखावट में कोई मात्रा उतरा गलती हो जाता है, समझ में आ गया? तो इसमें थोड़ा अथी है, वीक है। आप लोग तो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे जो मेरा अथी बोलने का मतलब है, कहने का मतलब है, अर्थ को समझिए, ठीक है। किसको समझना? अर्थ को, यानी भावनाओं को समझे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फिर इसके बाद अग्न्यासी रस जो होती है, अग्न्यासी रस 3 तरह के एंजाइमों से मिलकर बना होता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज जो होता है शर्करा को माल्टोज में बदल देता है, ट्रिप्सिन जो होता है पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, और लाइपेज जो होती है वसा को वसा अम्ल या गिल्सरॉल में बदल देता है, ठीक है, गिल्सरॉल में बदल देता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यकृत के बारे में। तो यकृत का जो वजन होता है, मानव में यकृत का वजन लगभग 1500 ग्राम, हाँ 1500 यानी कि 1.5 केजी का होता है। कितना का होता है? 1.5 केजी का होता है। 1500 ग्राम बोलिए या 1.5 केजी बोलिए, एक ही है। और यकृत से बता दिए कि यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? तो पित्तरस। पित्तरस कहाँ स्रावित होती है? यकृत से स्रावित होती है। पित्तरस यकृत से स्रावित होती है। और पित्त कहाँ जमा हो जाता है? पित्ताशय में जमा हो जाता है, ठीक है। इतना तक आप लोग को पता हो गया। अभी इसके बाद आप लोग देखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछता है कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.8 से कुल बोले तो 7.5 से, ठीक है, 7.5 से 7.8 तक, 7.8 तक होती है, ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। अब जब केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पीएच मान में, ठीक है, इस पॉइंट्स को भी याद रख लीजिए। यहाँ से भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम, तो 7 से कम होगा तो कैसा होता है? अम्ल, ठीक है। ये कम का चिन्ह है, जिधर की ओर मुंह खुला होता है इसका उधर की ओर बड़ा होता है, यानी कि इधर सम कर दिए तो 7 बड़ा हो गया और इधर क्या हो गया? छोटा। यानी कि 7 से पीएच मान जिसका कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय। और 7 से पीएच मान जिसका अधिक होता है, तो देखिए इधर हो गया अधिक, जो अधिक होता है उसका क्या होता है? क्षारीय। तो ये भी पदार्थ आप लोग को याद रखिएगा। और जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। जितने ज्यादा ही जाएगा, जैसे 7 से हो गया, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 14 तक। तो सबसे अधिक जो क्षारीय देखा गया अभी तक वो कौन सा हो गया? 14 वाला सबसे अधिक क्षारीय होता है। और इधर की ओर भागते हैं तो इधर देखिएगा आपकी 6, 5, 4, 3, 2, 1 और कितना हो जाता है? 0। अगर इतना से आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो कौन इस स्थिति में हो जाना चाहिए? 0, ठीक है। लेकिन अधिकांश 0 ना होता है तो कौन हो जाएगा? 1 या 0 जो होगी। अगर इस तरह से ऑप्शन दिया हो, जिसे आपसे बोल रहे हैं 1, 2, 3, 4, एक में बताइए कि सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो 1 होगा। अब बोले कि 2, 1, 3 में कौन सबसे अधिक अम्लीय होता है? 0 हो जाएगा, है ना। जितना इधर से कम आएगा, ठीक है, इधर से घटते क्रम में जितना अधिक आएगा उतने प्रबल अम्ल होगा, और इधर से जितना अधिक बढ़ते जाएगा प्रबल क्षार होगा। तो आप इतना याद रखिएगा कि जो पीएच मान जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है। तो देखिए पित्तरस में हम देखा है कितना है पीएच मान? 7.5 से लेकर 7.8 तक है। तो बताइए 7 से तो ज्यादा ही है, 0.5 ज्यादा है ना, तो 7 से जब ज्यादा होगा तो ये कैसा हो जाएगा? पित्तरस क्षारीय हो जाएगा। तो इतना तक बात को आप लोग याद रखिएगा कि पित्तरस हमेशा क्षारीय होती है, यह भोजन की अम्लता को दूर करती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लिए यकृत। तो यकृत में बता दिए कि यकृत का वजन लगभग कितना होता है? 1.5 केजी का होता है। यकृत से पित्त स्रावित होता है। पित्त जो ज्यादातर कुछ काम नहीं है, पित्त जो होती है पित्त स्रावित होती है और स्रावित होकर पित्ताशय में जमा हो जाती है। अग्न्यासी रस पकवासी बता दिए थे आपको कि पायसीकरण के बाद भोजन जो होती है अग्न्यासी रस से मिलती है। अग्न्यासी रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब प्रक्रिया को बता दिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद अग्न्याशय को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? अग्न्याशय को। तो अग्न्याशय में आप लोग याद रखिएगा, अग्न्याशय में सॉरी अग्न्याशय बोले बड़ी आंत, ठीक है, छोटी आंत को देख लिए। अब इसके बाद बड़ी आंत को देख लेते हैं। छोटी आंत में आप लोग इतने याद रखिए कि छोटी आंत में भी छोटे छोटे इस तरह के
पदार्थ पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, रंसाकुर कहते हैं। इसमें से भोजन का अवशोषण होता है। भोजन जितने भी पदार्थ खाए होते हैं, भोज्य पदार्थों का अवशोषण किसमें होती है, छोटी आंत में होती है। तो डिटेल्स उतना अधिक पढ़ने पर समय नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग इतने याद रख लिएगा कि छोटी आंत के भी 3 भाग होती है, बता दिए थे। सबसे पहले नंबर पकवास है, फिर बताए थे जेजुनम, और इसके बाद बता दिए थे इलियम, ठीक है। तो ये सब भाग होते हैं, तो इतना आप लोग को बता दिए। फिर इसके बाद आप लोगों को इतना बता देते हैं कि छोटी आंत में भी छोटे छोटे रंसाकुर पाए जाते हैं, यानी कि उभरी हुई संरचना होती है जो क्या करती है कि किसी भी पदार्थ जो हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि गाजर खाएं, कोई चीज खाए गाजर, और गाजर में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए पाया जाता है मुख्य रूप से ज्यादातर। तो विटामिन ए का अवशोषण कौन करेगा, तो ये छोटी आंत में छोटा रंसाकुर जो होती है ये अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके किसको देती है, रक्त को। और रक्त जो होती है वो फेफड़े पास लाती है और हृदय से पूरे शरीर में लेकर चली जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे पूरे शरीर में जाएगा तो विटामिन ए का मुख्य काम कहाँ होता है, आंख में, तो आंख में भी रक्त आती है, तो वो जो विटामिन ए मेरे पास आंख में आएगी तो आंख का वो अच्छा लाभदायक पहुंचा देगा, ठीक है। तो इस तरह की प्रक्रिया होती है। तो बड़ी आंत हो गया, तो छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में आती है, ठीक है। तो बड़ी आंत में एक पदार्थ एक अंग पाया जाता है बड़ी आंत का, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ये जो भोजन के जब कण, ठीक है, जैसे ज्यादा मसालेदार वाले जो भोजन खाते हैं तो जो मसाला वाला भोजन होता है वो मसाले इसमें फंस जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है जब भोजन के कण, ठीक है, इसमें फंस जाते हैं, अपेंडिक्स में फंस जाते हैं। ये जो भाग है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में फंस जाते हैं तो इससे पेट में अनेक बहुत सारा दर्द उत्पन्न होने लगता है। कभी कभी अगर अपेंडिक्स फट जाए, ठीक है, ये जो थैली जैसा छोटा सा थैली जैसा होता है, अगर ये फट जाए तो इससे कभी कभी व्यक्तियों को मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो पीला रंग का हो जाता है, तो कभी जब ये भोजन के कण इसमें फंस जाती है तो चिकित्सक यानी कि डॉक्टर इसे क्या करते हैं, काट कर ऑपरेशन करेंगे और काट कर बाहर निकाल देते हैं। और वैसे जो होती है अपेंडिक्स हमारे शरीर में क्या बोलते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं होता है। स्पष्ट समझ लीजिए कि अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, और कि इसका जो अपेंडिक्स का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन करना, जो कि हम लोग जो होते हैं मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं करते हैं। सेल्यूलोज का पाचन कौन करता है, जानवर, यानी कि जानवरों के लिए अपेंडिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि अपेंडिक्स है। अब जब बड़ी आंत में आ जाती है, तो बड़ी आंत में भोजन जब आएगी तो इसे याद रखना है कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होगा। और याद होगा एक बात और भी आपको को बताया कि भोजन यहाँ से एक गाढ़े लोई जैसा बन जाता है, लिबड़ी जैसा बन जाता है, ठीक है। तो लिबड़ी जैसा जो भोजन बनता है, तो भोजन लिबड़ी जैसा कब बनेगा, जब उसमें जल की मात्रा अधिक होगी, है ना। जब उसमें जल की मात्रा अधिक होती है तो भोजन कैसा होता है, लिबड़ी जैसा हो जाता है। अब जब भोजन बहुत गाढ़े जैसा हो गया, लोई मतलब गाढ़ा लोई जैसा हो गया, तो इसमें जल को अवशोषण कौन कर लेगा, बड़ी आंत। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि जल का अवशोषण किस में होती है, तो बड़ी आंत में होती है। तो बड़ी आंत से एक मुख्य बात ये भी याद रख लीजिएगा कि जल का अवशोषण किस में होती है, बड़ी आंत में होती है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है। जितने भी इससे हाईलाइटेड अधिकांश क्वेश्चन बन सकते थे हम लोग ने देख लिए, और एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर सेंड कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यस लिखना ना भूलिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।